हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और अभी हम पढ़ रहे हैं पीटी 365 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और इसमें हम अब लास्ट लेक्चर में इलेक्शंस वाला सेक्शन देखा है हमने। इस वाले में हम फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट इसको देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला टॉपिक है इंटरनल इमरजेंसी का। अभी इमरजेंसी की मूवी भी आई हुई थी, तो थोड़ा न्यूज में ये था भी। और इंटरनल इमरजेंसी मैंने इमरजेंसी टॉपिक समझाया हुआ है पॉलिटी बूस्टर सीरीज में। तो आप उस अगर डिटेल में आपको देखना है तो आप वहां से भी जाके देख सकते हो। वहां मैंने काफी डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। 2024 में हम इंटरनल इमरजेंसी के इम्पोजिशन की 50th ईयर की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए न्यूज में है। और 25 जून 1975 को ये लगाई गई थी इमरजेंसी, तो ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, फैक्चुअल है थोड़ा इसलिए। और इमरजेंसी के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड करने का कॉन्सेप्ट जो है वो विमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18th में ये आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए हैं। और इस प्रोविजन का मकसद है कि देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को बचाना और हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। और प्रोसीजर क्या है प्रोक्लेमेशन का। प्रोसीजर से पहले टाइप ऑफ इमरजेंसी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी तीन तरह की है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है। और ये वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ये इस दो तरह की है नेशनल इमरजेंसी। एक एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है, एक इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के केस में होती है और एक्सटर्नल इमरजेंसी हुई वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में। ठीक है। और उसका फिर दूसरी तरह की इमरजेंसी है प्रेसिडेंट्स रूल। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर की वजह से होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं कहीं कहीं इसको। ये आर्टिकल 356 के अंडर में इसके मेंशन डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 356 के साथ 365 भी है। 365 आर्टिकल क्या है आप कमेंट में बताओ। ठीक है, अगर पता है आपको, अगर नहीं पता है तो उसको आप इमरजेंसी चैप्टर जाके पढ़ो, या फिर इमरजेंसी का जो लेक्चर है उसको भी जाके देखो। ठीक है। फिर तीसरी तरह की जो इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में जिसके बारे में मेंशन्ड है। और ये थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए है। ठीक है। अच्छा, इमरजेंसी अब अगला टॉपिक है प्रोसीजर क्या है इमरजेंसी लगाने का। देखो, प्रोसीजर ये है कि दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का प्रोक्लेमेशन के 1 महीने के अंदर अप्रूव करना होता है। अगर अप्रूव हो जाए तो इमरजेंसी 6 महीने तक रहती है और पार्लियामेंट की अप्रूवल से इंडेफिनेटली एक्सटेंड की जा सकती है। अप्रूवल के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, जिसमें टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी और प्रेजेंट एंड वोटिंग के मेंबर्स का कम से कम 2/3। ठीक है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी या टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, इसके बारे में भी मैंने लेक्चर लिया हुआ है, वो आप जाके वहां चाहो तो देख सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट किसी भी टाइम इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया इसका। ठीक है, रिवोकेशन का भी पोर्शन। और 1975 की इमरजेंसी के बाद क्या बदला, सबसे ये सवाल आता है। प्रीलिम्स में भी आता है, सुनते भी रहते हैं हम लोग। ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने ये कुछ चेंजेस लाए। ठीक है। चेंजेस ये लाए कि अब सिर्फ रिटर्न एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट की इमरजेंसी प्रेसिडेंट रिटर्न एडवाइस, मतलब कैबिनेट अगर रिटर्न एडवाइस दे तभी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं। जैसे 1975 में इमरजेंसी आई थी तो उस समय आप सबने देखा होगा मूवी में भी कि प्रेसिडेंट उस समय नहा रहे थे, उनको जबरदस्ती दिया कि साइन करने के लिए, साइन करो आप। तो उन्होंने साइन कर दिया बस प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर कहने पे ही। ठीक, कैबिनेट की कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। तो उसको चेंज करके कर दिया कि आप कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस पर ही इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है। और आर्टिकल 20 और 21 राइट टू लाइफ इमरजेंसी के टाइम भी एनफोर्स रहेंगे, उसको आप हटा नहीं सकते। उसके बाद फिर लोकसभा की टर्म, वो इमरजेंसी के टाइम क्या कर दिया गया था कि 6 साल कर दिया गया था, उसको अमेंड करके वापस 5 साल कर दिया गया। ठीक है। और इसके लिए जो आर्टिकल्स अमेंडमेंट किए गए वो 83 और 172। 172 ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड होगा, 83 पार्लियामेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है। फिर इसके बाद में फिर जो चेंजेस के बाद फिर नेक्स्ट है, हाँ, इसका फिर आर्टिकल 275 को हटा दिया गया, जो सेंटर को स्टेट्स में आर्म फोर्सेस डिप्लॉय करने की अनलिमिटेड पावर देता था। ठीक है। फिर जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी बात हुई कि जो भी डाउट से डिस्प्यूट होते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्वायर किए जा सकते हैं। ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ गया। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ये दल बदलू नेताओं के लिए है, ये एक तरह से रेड रेड सिग्नल है ये लॉ।
देखो सुप्रीम कोर्ट ने 10 शेड्यूल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करने वाली पिटीशन को डिसमिस कर दिया, इसलिए ये न्यूज में है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक। एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? ये जैसा बताया था स्टार्टिंग में, दल बदलू नेताओं के लिए जो बार बार अपना दल बदलते रहते हैं। ठीक है। तो ये लॉ उन एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर देता है जो इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़ देते हैं। जैसे कुछ आपने कई बार ये न्यूज में भी देखा होगा कि हाँ इलेक्शन हमने इस कैंडिडेट को दिया क्योंकि वो इस पार्टी के लिए था, पर बाद में उसने देखा कि ये हमारी जिस पार्टी में वो था वो पार्टी तो हार रही है, दूसरी पार्टी जीती हुई है और हारी हुई पार्टी में उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो अपना पोजीशन स्टैंड चेंज करके अपनी आइडियोलॉजी चेंज करके दूसरे पार्टी में चला गया। ठीक है, जहां वो उसको बेनिफिट्स मिल सके। तो ऐसे नेताओं के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। ठीक। तो इसमें 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू ये 10th शेड्यूल में ऐड किया गया और डिस्क्वालिफिकेशंस के डिसीजंस को हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, और क्या होती है कब होती है डिस्क्वालिफिकेशन, ये पहले जानेंगे। जब मेंबर्स वॉलंटरी अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दें तब डिस्क्वालिफिकेशन होगा उनका। जब मेंबर्स पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट या वोटिंग से एब्सटेन कर दे, एब्सटेन मतलब वोट ना करे, एब्सटेन करें, ठीक है, तब होती है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन। फिर जब इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर जाए तो भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि चुनाव तो तुमने लड़ा था कि इंडिपेंडेंट हो गए कि मैं किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अब तुम जीतने के बाद में जब वहां से तुम जीत गए, क्योंकि जनता ने तुम्हें तो इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर पे तुम्हें वोट दिया था क्योंकि उसे किसी आइडियोलॉजी पे विश्वास नहीं था, किसी पार्टी की आइडियोलॉजी पे। फिर तुम जब जीत गए हो तो फिर तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर जा रहे हो, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, तो जनता के साथ धोखा हो गया। तो उस केस में भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है उसका। और फिर जब नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद किसी पार्टी में ज्वाइन करे तो भी उसका डिस्क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन हाँ याद रखने की बात है कि 6 महीने के अंदर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, ठीक है, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ठीक। एक्सेप्शन क्या है इसमें? अगर कोई पार्टी मर्ज हो रही है और उसके 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर्स एग्री करते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है। फिर प्रोपोर्शन उसके बाद फिर आते हैं हम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है इन कंटेक्स्ट ऑफ 10 शेड्यूल कि होटो होलन केस। ठीक है, ये ईयर आपको याद रखने की जरूरत है, ईयर के तौर पे पूछ सकता है और इसका सब्जेक्ट क्या है इस केस का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस 90 की होटो होलन केस में ये हेल्ड किया कि स्पीकर का जो डिसीजन है एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकती है। ठीक है। फिर 2020 में कायशाम मेघा चंद्रा सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो है अंडर 10 शेड्यूल वो नॉर्मली विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स डिसाइड कर देने चाहिए, क्योंकि कई बार ये भी हुआ था कुछ पिटीशन ऐसे थे जिसको स्पीकर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से आता था, उसी पर्टिकुलर पार्टी में किसी ने आके ज्वाइन किया। ठीक है, तो सामने वाली पार्टी ने पिटीशन डाला कि इसको डिस्क्वालीफाई करो, तो स्पीकर का हालांकि स्पीकर को निष्पक्ष बॉडी माना जाता है, लेकिन पहले देखा गया, अभी का नहीं, मतलब एक देखा गया था कि स्पीकर उस चीज को डिसाइड ही नहीं करते थे। डिसाइड ही नहीं करेंगे, वो पड़ा हुआ है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन, मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ ही नहीं। तो उसलिए ये टाइम बाउंड मेंटेन कर दिया गया, बांध दिया गया कि 3 महीने के अंदर स्पीकर को डिसाइड करना ही पड़ेगा उसके केस में कि हाँ उसको रखना है या डिस्क्वालीफाई करना उस बंदे को जिसने अपना दल बदला है। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये न्यूज में क्यों है? देखो एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि इंडिया को लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बजाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनाना चाहिए। दोनों सिस्टम्स में डिफरेंस क्या है? देखो दोनों सिस्टम्स में डिफरेंस ऐसे है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो इंडिया में अभी करंटली है उसमें क्या होता है, एक कंट्री स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वोटर कैंडिडेट को वोट देता है और पार्टी को वोट्स ज्यादा भी मिल सकते हैं या ज्यादा सीट्स मिल सकती हैं। ठीक है, सिंपल सिस्टम है, स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करता है, बट माइनॉरिटीज को इसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। इसमें या फिर ओवर रिप्रेजेंटेशन या अंडर रिप्रेजेंटेशन का वो रहता है पॉलिटिकल पार्टीज का इशू। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हो गया। फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज के कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसमें होती हैं। ठीक है, जैसे राज्यसभा में फर्स्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल होता है, ये भी मैंने पॉलिटी के लेक्चर में समझाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप उधर भी जाकर देख सकते हो।
तो लार्ज जोग्राफिकल एरियाज में एरियाज कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी से मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है 1 2 3 4 5 करके मैंने बताया हुआ है कि पहले वोट एक को मिलेंगे, फिर दूसरा, फिर सेकंड को देना पड़ेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर जो पहला जीत गया उसको पूरा एक प्रोसेस होता है इसका, मैंने समझाया हुआ है उसमें, आप देख लेना, ठीक है। फिर वोटर पार्टी को वोट देता है, हर पार्टी के वोट्स के प्रपोर्शन में सीट्स मिलती हैं, और सभी पार्टी को इसमें फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। लेकिन फ्रेगमेंटेड लेजिस्लेचर बन सकती है और कोalition गवर्नमेंट लेस स्टेबल हो सकती है, इसमें इसका ये इशू है। अच्छा, इसके एग्जांपल एक तो इसराइल और नीदरलैंड्स हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के। और इसमें जो लोकसभा का जो अपना फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, सिंपल मेजोरिटी सिस्टम जिसको कहते हैं, उसके एग्जांपल हो गए यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इंडिया, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, देखो इसमें टाइप्स ये है, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, ठीक है। फिर दूसरा लिस्ट सिस्टम है। फिर मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। अपने इंडिया में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उस लेक्चर में जाकर के देख लेना, ठीक है। इसको डिटेल में समझाने का कोई मतलब नहीं है अभी फिर से वापस इसको। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, पार्लियामेंट्री कमिटीज पे। पार्लियामेंट्री कमिटी जो है पार्लियामेंट के कामकाज के वॉच डॉग्स, इसको एक तरह समझो आप, अगर सीधी भाषा में स्मॉल टर्म समझना चाहोगे तो ये जितने भी पार्लियामेंट काम करती है उसके वॉच डॉग्स हैं कि सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसका रिसेंट अपडेट ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि लोकसभा ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी बनाने के लिए मोशंस पास किए हैं, इसलिए ये न्यूज में है। तो इसमें आपको याद रखने वाली चीज है कि कितने पार्लियामेंट्री कमिटीज होती क्या है, जो इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें किस पार्लियामेंट्री कमेटी में मिनिस्टर्स अलाउड हैं, किसमें नहीं अलाउड हैं, ये चीज ध्यान रखना है, इन सब चीजों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। किस पार्लियामेंट्री कमेटी का ऑटोमेटिक बॉस स्पीकर हो जाता है, ठीक है। और किस पार्लियामेंट्री कमेटी का ऑटोमेटिक बॉस वाइस चेयरपर्सन हो जाता है राज्यसभा का, ठीक। और उसके अंडर में कौन कौन से पार्लियामेंट्री कमिटीज आती हैं, ठीक है, कितने तरह की पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अ, उसके बाद फिर अब आते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो ये हाउस द्वारा अपॉइंटेड इलेक्टेड कमिटीज हैं जो स्पीकर के डायरेक्शन में काम करती हैं, और ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंस्पायर होकर के इनको बनाया गया है। और आर्टिकल 105 और 118 में इनको अथॉरिटी मिली हुई है, ठीक है। और ये भी पार्लियामेंट्री कमिटीज वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है पॉलिटी के बूस्टर सीरीज में, ठीक है। दो तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। एडहॉक कमेटी जो होती है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होती है, और स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटी होती है और रेगुलर कमेटी होती है जो टाइम टू टाइम कंस्टिट्यूट की जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज के बारे में देख लेते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो ये पहली बार सेटअप हुई थी 1921 में, इन द वेक ऑफ मोन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। इसमें 22 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा के रहेंगे, 7 राज्यसभा के रहेंगे। और ये ऑडिटिंग रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये काम होता है इसका, कि जितने भी सरकारी कामकाज हुए हैं, जितने भी खर्चे हुए हैं, जो भी रेवेन्यू आया है उसको ऑडिट करना, सही तरह से हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई उसमें फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ, ठीक है। फिर दूसरा है एस्टिमेट्स कमेटी, ये पहली बार 1950 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, इसमें 30 मेंबर होते हैं लोकसभा के, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है कि अल्टरनेटिव पॉलिसी को सजेस्ट करना ताकि इफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन में आ सके, ठीक है। और एग्जामिन करना कि मनी बिल सही से लेड आउट है कि नहीं, लिमिट्स के अंदर में है कि नहीं, पॉलिसी इम्प्लाइड, जो भी एस्टिमेट्स में पॉलिसी इम्प्लाइड है वो सही से है कि नहीं, ठीक है। ये सब इसके काम है। फिर अगला है पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसमें क्या है, 1976 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, और ये थोड़ा न्यूज में लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज हैं तो ये आपको थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें क्या है कि 1976 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के सेक्शन 4 के अंडर बनाई गई थी। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, और इनका काम होता है यूनियन के ऑफिशियल पर्पस के लिए हिंदी के यूज में प्रोग्रेस का रिव्यू करना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफी ज्यादा ये पूरे साल न्यूज में रहा है, कुछ स्टेट्स में लैंग्वेज का विवाद लगातार चलता है, तो इसलिए ये पार्लियामेंट्री कमेटी, और पार्लियामेंट्री कमेटी यूपीएससी पूछती है हर अल्टरनेट ईयर से 1 2 साल में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। फिर कैबिनेट कमिटी ऑन ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ब्रीच को इन्वेस्टिगेट करना। फिर राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं। रिसेंटली 12 अपोजिशन एमपीज को मिसकंडक्ट की गिल्टी ठहराया गया, तो इसलिए थोड़ा न्यूज में भी है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, कैबिनेट कमेटी। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है कैबिनेट कमेटी का।
और स्पेसिफिक एरियाज में डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स हुआ, इकोनॉमिक अफेयर्स हुआ, अपॉइंटमेंट्स कमेटी, इन सबको पीएम चेयर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट पे आते हैं। पार्लियामेंट ने 75 साल कंप्लीट कर लिया है और पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट ने प्रोसीजर, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव नॉलेज के कस्टोडियन के रूप में भी काम किया है, ठीक है। इसलिए थोड़ा न्यूज में है। और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 98 कहता है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा। और आर्टिकल 187 जो है स्टेट लेजिस्लेचर के सेक्रेटेरिएट के लिए सिमिलर प्रोविजंस देता है। और 1952 में काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट और पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट स्टैब्लिश किए गए थे, ठीक। और 1954 में इनका नाम राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और लोकसभा सेक्रेटेरिएट कर दिया गया था। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटेरिएट का स्ट्रक्चर जो है अ, वो देखने से पहले एक बार फंक्शन देख लेते हैं सेक्रेटेरिएट का। तो फंक्शंस ये है, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इफेक्टिव फंक्शनिंग हो पार्लियामेंट की, ठीक है। फिर उसका फिर पेमेंट जो सैलरी वगैरह की है, अलाउंसेस वगैरह की एमपीज की, वो भी देखते हैं यही, ठीक है, कि सही से बराबर पेमेंट टाइम पे मिले अपने एमपीज को। फिर सर्विसिंग वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज, जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनको बराबर कोई अगर कागज वगैरह किसी डॉक्यूमेंट की, किसी फैक्ट की, किसी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग की उनको डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ चाहिए, कुछ लीगल चीजें चाहिए, तो उसमें सर्विसिंग वगैरह भी यही करते हैं सेक्रेटेरियल, ठीक है। फिर रिसर्च और रेफरेंस मटेरियल भी तैयार करना भी इनका ही काम होता है। फिर रिकॉर्ड जो होता है डे टू डे प्रोसीडिंग्स का हाउस का, उसको प्रिपेयर करना, पब्लिश करना, वो भी सेक्रेटेरिएट का ही काम होता है, ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा के, तो उनको भी हेल्प करना, उनको एडवाइस करना कि पार्लियामेंट प्रोसीजर्स के बारे में, पार्लियामेंट के कन्वेंशंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बताना, ठीक है। ये सब भी सेक्रेटेरिएट के स्टाफ का ही काम होता है, सेक्रेटरी जनरल्स का ही काम होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेक्रेटेरिएट में देख लेते हैं, लोकसभा के सेक्रेटेरिएट का क्या स्ट्रक्चर है और राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट का क्या स्ट्रक्चर, तो दोनों कंपैरिजन है, तो वैसे ही बता रहा हूँ मैं। लोकसभा के सेक्रेटेरिएट पे स्पीकर का अल्टीमेट कंट्रोल होता है, राज्यसभा के में चेयरमैन का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, ठीक है। उसका फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इसके सेक्रेटरी जनरल होते हैं, इसके भी सेक्रेटरी जनरल होते हैं, दोनों के सेक्रेटरी जनरल ही होते हैं। फिर दोनों सेक्रेटेरिएट्स के सेक्रेटरी जनरल्स कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर की रैंक रखते हैं, ठीक है। ये तीसरा है। और इसके अलावा बाकी कौन से सर्विस रूल्स हैं ये तो आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी पूछेगा भी तो इसको टिल्ट नहीं करेगा, ये मॉक टेस्ट टिल्ट करते हैं, यूपीएससी नहीं टिल्ट करता कोई ऐसा बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हुई तो, ठीक है। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी पे आते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ये ब्यूरोक्रेसी के बॉस हैं, जो आईएएस होते हैं उनके बॉस, सबसे बड़े बॉस कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, स्टेट में। उसके बाद में फिर अपॉइंट, ये न्यूज में क्यों है? अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट एसीसी ने एक नए कैबिनेट सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट अप्रूव की है और उनका 2 ईयर का टेन्योर 30 अगस्त 2024 से शुरू होगा, इसलिए ये न्यूज में है। कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में जानते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट जो है अपॉइंटमेंट्स कमेटी करती है, वो भी सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस पे, ऐसे नहीं किसी को भी उठा के कर दिया, जो सीनियर हुआ, ज्यादा मेरिटोरियस हुआ, उसका अपॉइंटमेंट होता है। इसके लिए जैसे जो आईएएस होते हैं जो बहुत कम एज में हो जाते हैं, जैसे 21-22 साल में आप आईएएस बन गए, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी पोजीशन पे पहुंचोगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स और ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर काम क्या है इनका? इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, ये इनका काम होता है, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ऑटोमेटिक सिविल सर्विसेज बोर्ड के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। आपको याद होगा एक क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके सिविल सर्विसेज बोर्ड के रिगार्डिंग यूपीएससी में, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा है तो, और आई होप आप सबने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पढ़ ही लो एक बार, एग्जाम अप्रैल खत्म होने से पहले कम से कम 10 साल का तो पढ़ ही लो किसी भी कीमत पे, 10 साल का तो छोड़ो नहीं, उससे ज्यादा आप जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन 10 साल का तो कम से कम करो, ठीक है, वो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में फिर इनका जो वर्किंग डिपार्टमेंट पर कोई डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं होता, क्योंकि उन्हें यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज के बीच प्राइमस इंटर पेरिस यानी इक्वल्स में फर्स्ट माना जाता है, ठीक है।
तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में हो गया। इसका प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट, ये क्या होता है? इसमें देखो, ये जरूरी होता है प्रेसिडेंट्स एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट जब पहली बार ये लोकसभा इलेक्ट होकर के आती है तो। ठीक है। और हर साल की पहली लोकसभा से पहले ही प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को। ठीक। तो प्रेसिडेंट एड्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। आर्टिकल 86 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस या दोनों हाउसेस को एक साथ एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने इस प्रोविजन के अंडर एड्रेस नहीं किया है। ठीक है, आर्टिकल 86 के अंदर। और फिर आर्टिकल 87 जो है दो स्पेशल ओकेजन्स बताता है जब प्रेसिडेंट दोनों हाउस को एक साथ एड्रेस करते हैं। सबसे पहला तो हर जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन की बिगिनिंग पर, और दूसरा हर साल की फर्स्ट सेशन की बिगिनिंग पर। तो याद रखना होगा आपको, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन और बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, वो आर्टिकल 87 के अंतर्गत है। ये आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा, और ये पार्लियामेंट के लिए है, मोस्ट आपको गवर्नर के नाम पे दे दिए, तो ये ध्यान पे रखना। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। उसके बाद में फिर एक और चीज बता देता हूँ कि ओरिजिनली आर्टिकल 87(1) जो है प्रेसिडेंट को हर सेशन की बिगनिंग पर एड्रेस करने के लिए कहता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 ने इसे चेंज कर दिया था। ठीक है। फिर प्रेसिडेंट के एड्रेस को गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का रोड मैप होता है जो पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। प्रेसिडेंट एड्रेस में यही चीज होती है और कुछ नहीं होता। फिर ओथ ऑफ मेंबर्स जो होता है पार्लियामेंट के, संसद में अगर एंट्री लेना है तो पहली संसद में काम करना है, एंट्री नहीं, संसद में काम करना है तो उसकी पहली शर्त यही है कि आपको ओथ लेना पड़ेगा एमपी के तौर पे, अगर आप एंट्री कर रहे हो तो। ठीक है। ऐसे तो एंटर कर ही सकते हैं और बैठ भी सकते हैं, अ, लेकिन आपको अगर एमपी के तौर पे बैठना है तो आपकी पहली शर्त यही है कि आपको शपथ लेनी पड़ेगी, ओथ लेनी पड़ेगी। तो सबसे लेटेस्ट अपडेट इसका यही है कि 18th लोकसभा के न्यूली इलेक्टेड एमपीज ने ओथ लिया है। और ओथ टेकिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कि जैसे आर्टिकल 99 में एमपीज ने के ओथ के ऑफिस के बारे में है, जो उन्हें प्रेसिडेंट या उनके अपॉइंटेड पर्सन्स के सामने लेनी होती है। फिर ओथ का जो फॉर्मेट है वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया। शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाया था मैंने तो बताया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS, तो वही है। ठीक है। फिर आर्टिकल 104 पेनल्टी का प्रोविजन रखता है अगर कोई मेंबर ओथ लिए बिना हाउस में बैठता है तो। एक्सेप्शन इसमें है कि एक इंडिविजुअल एमपी बने बिना भी मिनिस्टर बन सकता है और हाउस के प्रेसिडेंट में पार्ट ले सकता है, लेकिन वोटिंग पावर नहीं होती है उसकी। ठीक है। और ओथ जो है इंग्लिश या 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हैं जितने भी, उनमें से किसी भी एक में ली जा सकती है। याद रखना 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में ही ली जा सकती है। मान लो कोई और अलग कोई शेड्यूल लैंग्वेजेस के अलावा भी ले रहा है किसी और लैंग्वेज में, तो वो ओथ वैलिड नहीं रहेगा। शेड्यूल्ड लैंग्वेज होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन में किस शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, ये आप बताओ कमेंट में। फिर उसके बाद में फिर ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूँ कि देखो, ओथ लेने का एक ऑर्डर भी है। पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स वोट लेंगे, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट वोट लेंगे, फिर बाकी एमपीज वोट लेते हैं, और इस सेरेमनी में वो अपने ट्रेडिशनल अटायर या रीजनल ड्रेस में भी आ सकते हैं। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि पार्लियामेंट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि हमारी डेमोक्रेसी की जान है। हम्म। तो यहाँ पे ये पोर्शन भी खत्म होता है। फिर नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहला इशू सिटीजनशिप का, ये काफी न्यूज में रहा है सिटीजनशिप का। सीए, एनआरसी, काफी ज्यादा आप सब तो इस चीज से अब काफी ज्यादा एक्वेंटेंस भी रखते ही होगा, सीए क्या है, एनआरसी क्या है, सुना काफी ज्यादा होगा, पढ़ भी लिया होगा अब तक। नहीं पढ़ा है तो अभी यहाँ बताऊंगा ही मैं। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर हर इंडियन के लिए क्रूशियल है, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए, आइडेंटिटी के लिए, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए, ये डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा क्रूशियल हो जाता है। तो शुरू करते हैं फिर। सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6A न्यूज न्यूज में इसलिए है, ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क फैसला है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं कि रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 को वैलिड डिक्लेयर किया है। अब ये सेक्शन 6A एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 6A जो है वो एक स्पेशल प्रोविजन है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू ऐड किया गया था।
और ये प्रोविजन जो है असम अकॉर्ड के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट और असम मूवमेंट के लीडर्स के बीच। ठीक। इसका मेन प्रोविजन ये है कि जो लोग ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, ठीक है, जिसको हमने ही बनाया था, आज वहां के दिखा रहा है, तो वहां से असम माइग्रेट हुए थे 1 जनवरी 1966 से मार्च 24 1971 के बीच में। उनको फॉरेनर डिटेक्ट होने के 10 साल बाद सिटीजनशिप मिल सकती है। ये प्रोविजन स्पेशली असम असम के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 में सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके बताए गए हैं। 5 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला तरीका है बर्थ से, यानी पैदा हुए हो, डिसेंट से, वंश मतलब आपके पूर्वज यहीं के हों, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, नेचुरलाइजेशन के थ्रू, टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन के थ्रू। ये पूरा सिटीजनशिप चैप्टर भी कराया हुआ है मैंने। ठीक है। ये एक्ट जो है डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं करता। याद रखना, ये चीज याद रखना, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। कुछ कुछ कंट्रीज में अलाउड होती है, हमारे पड़ोसी में अलाउड है, इसीलिए उसकी हालत डूबती हुई है। ठीक है। इसके बाद में हम फॉरेन ट्रिब्यूनल के बारे में देखते हैं। इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने असम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को एक डिसीजन को ओवरटर्न करके एक रेसिडेंट को इंडियन सिटीजन डिक्लेयर कर दिया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल होता क्या है? ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 के अंडर स्टैब्लिश किए गए हैं। और इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंतर्गत में ये आता है। ठीक है। और इस ट्रिब्यूनल्स की अथॉरिटी क्या है? सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि किसी को फॉरेनर डिक्लेयर कर वो कर सकती है। ठीक है। यानी अगर कोई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी से एक्सक्लूड हो जाता है, अच्छा एनआरसी हो चुकी है एक बार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का 2010 में हुई है। ठीक है। हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसको फॉरेनर नहीं माना जाएगा। ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोड के सिमिलर पावर्स होती हैं, और वो सिविल पावर्स किस प्रोविजन के अंदर आती है? तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत में। ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स, सीएए 2019 और न्यू रूल्स 2024। कम एक सेकेंड। हाँ, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में थे, ये काफी न्यूज में भी था, हल्ला मचा था बहुत ज्यादा इसको लेकर के, अभी भी मचता रह रहा है। हालांकि अब तो इसके रिगार्डिंग रूल्स भी नोटिफाई हो चुके हैं, तो अब तो कम हल्ला मचता है। तो ये है क्या? देखो, इसमें ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इसने डिस्कशन क्रिएट कर दिया था रिसेंटली। इसमें ये न्यूज में इसलिए क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिटीजनशिप रूल्स 2009 में अमेंडमेंट करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 नोटिफाई किया था, ताकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया सके। ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की 4 मेन कंडीशंस थी। सीए 2019 के अकॉर्डिंग 4 कंडीशंस फुलफिल करने वाले इलीगल माइग्रेंट्स को इलीगल नहीं माना जाएगा। तो 4 कंडीशन क्या थी? कि अगर वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन है, तो उसको इलीगल नहीं माना जाएगा। अगर वो प्रोसिक्यूटेड होकर के आ रहा है। ठीक है। ऐसे और उसका फिर कंट्री बेसिस था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आया हुआ है। टाइम बेसिस ये था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में एंटर हो चुका है। ठीक है। 1 जनवरी 2015 को एंटर हुआ है, तब नहीं। फिर एरिया बेसिस, अगर वो सर्टेन ट्राइबल एरियाज या इनर लाइन परमिट एरियाज में नहीं रहता है, जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, या 6 शेड्यूल एरियाज। ठीक है। फिर इनर लाइन परमिट एरिया जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इन सब एरिया से नहीं आ रहा है, तो ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया जो थे, इनको अगर वो इन सब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो वो इलीगल माइग्रेंट को इलीगल नहीं माना जाएगा। ठीक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन माइग्रेंट्स को पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के पीनल कॉन्सिक्वेंसेस से एग्जेम्प्ट किया है। और इन स्पेशल कैटेगरी के माइग्रेंट्स के लिए नेचुरलाइजेशन पीरियड 11 साल से घटा करके 5 साल कर दिया गया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन है। ठीक है। आपको पता होगा कि इंडिया में नेचुरलाइजेशन पीरियड 11 साल का है, यानी आप अगर नॉर्मल रूट से अगर इंडिया का सिटीजन बनना चाहते हो, तो आपको 11 साल रहना पड़ेगा यहाँ पे। और अपनी नेशनैलिटी या फिर वो सब जस्टिफाई करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आप एलिगेंस आपका इंडिया के लिए ही है। आप जिस देश से आए हो उसके लिए आपका नहीं
एलिगेंस है आपका इंडिया की तरफ ही ज्यादा झुकाव है और इंडिया के लिए ही आप जो कहा जाएगा वो आप करोगे इंडिया के बेनिफिट के लिए। ठीक है। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के की प्रोविजंस हैं कुछ इस तरह कि देखो, चार कंडीशन तो मैंने ये बता दिए थे। एलिजिबिलिटी क्या है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, बाय रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन के लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडियन सिटीजन से शादी की हो, इंडियन सिटीजन का माइनर चाइल्ड हो, पेरेंट्स ऑफ इंडियन सिटीजन के रूप में रजिस्टर्ड हो, खुद या पेरेंट्स इंडिया के इंडिपेंडेंट सिटीजन के तौर पर रह रहे हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर हो, ओसीआई। ओसीआई भी क्या है उसको मैं समझाऊंगा, वो मैंने सिटीजनशिप के चैप्टर में बता दिया था। नेचुरलाइजेशन के एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? स्टेटमेंट्स की करेक्टनेस वेरीफाई करने के लिए एफिडेविट देना होगा, एक इंडियन सिटीजन का एफिडेविट देना होगा जो एप्लीकेंट के कैरेक्टर को टेस्टिफाई करे। ठीक है। और इस स्केड्यूल में लिस्टेड किसी भी लैंग्वेज का एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। ठीक। फिर प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी, नेशनैलिटी प्रूफ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब नेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, उसमें से कुछ हैं वीजा हुआ, रेसिडेंशियल परमिट हुआ, सेंसस स्लिप हुआ, आधार कार्ड हुआ, और भी कई सारे ऑप्शन हैं। ठीक है। फिर अब इसके बाद फिर एप्लीकेशन प्रोसेस, अब सिटीजनशिप एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट करनी होगी। सेक्शन 6B के अंडर एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के थ्रू एम्पावर्ड कमेटी को जाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है। ठीक है। फिर अगर अदर कंट्री की सिटीजनशिप को आपको रिनाउंस भी करना पड़ेगा। एक डिक्लेरेशन देना होगा कि अगर इंडियन सिटीजनशिप की एप्लीकेशन अप्रूव हुई तो जिस कंट्री के आप करेंटली सिटीजन हो तो वहां की सिटीजनशिप आप इररिवोकेबली आप छोड़ रहे हो, मतलब आप वापस उस वहां पे नहीं जा सकते अनटिल आप इंडियन सिटीजनशिप नहीं जा सकते, इन द सेंस कि आप वहां के सिटीजनशिप नहीं एक्वायर कर सकते अनटिल अनलेस आप इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस ना कर दो। ठीक। फिर ये है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में डिटेलिंग जो रूल्स हैं। ठीक है। हाईलाइट्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के, तो इस ये उतना उतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, हाँ थोड़ा समझ लेना क्योंकि ये काफी न्यूज में था तो संभव है कि कुछ पूछ सकता हो इससे सवाल। ठीक है। फिर उस 5 ग्राउंड्स ऑफ फॉर कैंसिलिंग ओसीआई, ओवरसीज रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कैंसिल करने का 5 ग्राउंड है। पहला ग्राउंड तो है कि अगर फ्रॉड के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया है तो ऑब्वियस सी बात है उसको तो कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर ठीक है, डिसअफेक्शन दिखा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ बुरी बातें कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं के लिए अपशब्द कह रहा है, तो उसको तो भी उसका ओसीआई कैंसिल होगा। ठीक है। एनिमी वॉर के दौरान एनिमी से एंगेज हो रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है तो उस केस में पाकिस्तान की तरफ साइड हो जा रहा है तो उस केस में भी उसका ओसीआई कैंसिल होगा। ठीक है। फिर उसका फिर कोई इंटरेस्ट सोवरेनिटी ऑफ इंडिया की तरफ, उसका सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की तरफ या पब्लिक इंटरेस्ट कोई है ऐसा, तो उस केस में भी उसका जैसे चाह रहा है कि नहीं सोवरेनिटी ऑफ इंडिया हार्म हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हार्म हो, तो कोई ऐसा स्पेशल इंटरेस्ट है तो फिर उस केस में भी उसका चांसेस है कि ओसीआई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और अगर उसको 2 साल की या 2 साल से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट हुई है ओसीआई रजिस्ट्रेशन के बाद, अंदर 5 साल ओसीआई रजिस्ट्रेशन उसने किया है और 5 साल के अंदर अगर उसे 2 साल या 2 साल से ज्यादा की कोई किसी जुर्म के कारण उसको सजा मिली है कहीं पे, तो उस केस में भी उसका ओसीआई का कार्ड कैंसिल हो जाएगा। अब ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है क्या? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए, इसलिए न्यूज में क्यों है क्योंकि रिसेंटली कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए क्लैरिफाई किया है कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स को फॉरेनर्स नहीं माना जाएगा और एग्जिस्टिंग ओसीआई रूल्स में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ओसीआई स्कीम के बारे में देख लेते हैं, तो ओसीआई स्कीम जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की स्कीम जो है 2005 में इंट्रोड्यूस की हुई थी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट करके। फॉरेन मिलिट्री पर्सनल एक्टिव या रिटायर्ड ओसीआई के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं और 2015 में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ और ओसीआई कार्ड होल्डर की स्कीम्स को मर्ज करके एक ही कैटेगरी ओसीआई बना दिया गया था। ठीक है। इसका देखते हैं हम ओसीआई कार्ड होल्डर्स को बेनिफिट क्या क्या मिलता है। बेनिफिट है इसकी मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल पर्पस लाइफ लॉन्ग वीजा इंडिया में आने को मिलता है। ठीक है। फिर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एजुकेशन मैटर्स में एनआरआईज के बराबर की राइट होती है इनके पास। अच्छा, एनआरआईज किसको कहते हैं ये आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। देखो नॉर्मली 180 डेज से अबव जो इंडिया के बाहर रह रखा है तो उसको एनआरआई की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक।
उसके बाद फिर एक्सेप्शन इसके लिए है कि एग्रीकल्चर या प्लांटेशन लैंड एक्वायर करने में इंडियन चिल्ड्रन की इंटर कंट्री एडॉप्शन में इन सब में हेल्प मिलती है ओसीआई कार्ड होल्डर्स को। फिर सेक्शन 51G ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर 5 साल ओसीआई कार्ड होल्डर रहने के बाद इंडियन सिटीजनशिप के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए कंडीशन है कि एप्लीकेशन से पहले 5 साल में कम से कम 1 साल इंडिया में रहना जरूरी होता है उनका। ठीक है। और उसके बाद में फिर नॉन रेजिडेंट इंडियंस के साथ नेशनल पेंशन स्कीम में एनरोल भी कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट्स होती हैं उनके। ओसीआई कार्ड होल्डर्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं जैसे पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं उनको, यानी वोट नहीं कर सकते वो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते, यानी प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ, हाई कोर्ट का जज हुआ, ये सब वो नहीं बन सकते। फिर लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के मेंबर भी नहीं बन सकते। फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 के अंडर यूनियन या स्टेट अफेयर्स में पब्लिक सर्विस पोजीशंस के लिए एलिजिबल नहीं होते, यानी वो आईएएस पीसीएस वगैरह इन सब के लिए वो नहीं एलिजिबल होते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई स्पेशल ऑर्डर निकाले जिसके थ्रू कोई स्पेसिफिक पोस्ट डेजिग्नेट की गई हो, तब तक तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। लेकिन बाकी पब्लिक सर्विस पोजीशंस के लिए वो एलिजिबल नहीं होते। ठीक है। फिर रिसर्च, माउंटेनियरिंग, मिशनरी एक्टिविटी, जर्नलिज्म और रेस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्टेड एरियाज विजिट करने के लिए स्पेशल अप्रूवल उनको चाहिए होती है। ऐसे नहीं कहीं पे भी मिशनरी एक्टिविटीज वगैरह सब के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। फिर फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन। तो ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको आप कन्वीनियंटली इसको इग्नोर कर दो। मेंस के लिए थोड़ा जरूरी हो सकता है लेकिन फिल्म्स के लिए उतना जरूरी नहीं है। सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट, इसको देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट की सब क्लासिफिकेशन रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशनरी जजमेंट है। ठीक है। जजमेंट का नाम स्टेट ऑफ पंजाब वर्स एंड अदर्स वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स केस। ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट की सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल है, ताकि शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरीज के अंदर जो मोर बैकवर्ड हैं उनके लिए सेपरेट कोटास प्रोवाइड किए जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली कि एक ही कास्ट है जो बार बार रिजर्वेशन का फायदा लेती चली जा रही है, और एक कास्ट है जिसको रिजर्वेशन का फायदा उतना नहीं मिल पा रहा है। जो आगे निकल गई है उसको तो अपने राइट्स पता है, जो पीछे रह गए हैं उनको अपने राइट्स नहीं पता है, और उनको वो मिल भी नहीं पा रहा है क्योंकि जो आगे निकले हुए हैं तो उससे रिजर्वेशन का मजा ले रहे हैं, पीछे वाले नहीं ले पा रहे हैं। तो उनके लिए भी, जो पीछे रह गए हैं उनके बेनिफिट के लिए भी ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया हुआ है ये। ठीक है। तो जजमेंट के मेन पॉइंट्स हैं कुछ ऐसे कि हेट्रोजीनस ग्रुप है, आर्टिकल 341 वन के अंडर नोटिफाइड शेड्यूल्ड कास्ट हुए हेट्रोजीनस ग्रुप्स कास्ट रेस या ट्राइब से विद वेरिंग डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस। आर्टिकल 341 वन के अंडर प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए कास्ट, रेस या ट्राइब्स को शेड्यूल्ड कास्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। आर्टिकल 341 टू का वॉयलेशन नहीं किया सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट की सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल 341 टू का वॉयलेशन नहीं है, क्योंकि कास्ट को पर से लिस्ट में इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं किया सकता, और अंडर पार्लियामेंट लॉ पास करके ही किसी कास्ट, रेस या ट्राइब को शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। सब क्लासिफिकेशन का स्कोप क्या है, अफर्मेटिव एक्शन का ऑब्जेक्टिव, फिर इंक्लूडिंग सब क्लासिफिकेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए सब्सटैंटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी का मतलब है कि लॉ को डिफरेंट बैकग्राउंड्स और हिस्टोरिकल इनजस्टिस को अकाउंट में लेना चाहिए जो सर्टेन पर्सन या ग्रुप्स ने फेस किए हैं। ठीक है। उसके बाद में स्टेट इन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर सब क्लासिफिकेशन कर सकता है, लेकिन उसके लिए स्टैब्लिश करना होगा कि वो इन एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन है उस कास्ट ग्रुप की, और उस बैकवर्डनेस, वो जो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है वो बैकवर्डनेस की वजह से है। ठीक है। ऐसे ही नहीं किसी को भी सब क्लासिफाई करके किसी को भी इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के तौर पे नहीं उसको सब क्लासिफिकेशन का बेनिफिट दिया जा सकता है। ठीक है। ये अच्छी चीज भी है। और स्टेट को सर्विसेज ऑफ द स्टेट में इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का डेटा कलेक्ट करना जरूरी है, और स्टेट का जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में रहेगा। स्टेट अपनी मर्जी से या पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकता, और उनका डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा ही आएगा, मतलब उन वो अपीजमेंट के तौर पे वो उसका नहीं इस्तेमाल कर सकते। फिर 100% रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, ये भी कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है
इस सब क्लासिफिकेशन अलाउ करते हुए भी स्टेट किसी भी सब क्लास के लिए 100% रिजर्वेशन ईयर मार्क नहीं कर सकता। स्टेट एस सी बी सी के लिए भी सिमिलर प्रोविजंस है, ठीक है। कोर्ट ने नोटिस किया है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एस सी बी सी के लिए भी सब क्लासिफिकेशन परमिट की गई है अंडर आर्टिकल 342 ए इंट्रोड्यूस्ड इन 2018। तो ये आर्टिकल आपको इतना रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, इसके मैटर ही आप याद रखना बस, ठीक है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ रिजर्वेशन देख लेते हैं। कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं इंदिरा साहनी केस का, ठीक है। फिर ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का, ठीक है। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 का। ये एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट हुआ आर्टिकल 341 और 342 डज नॉट टिंकर विद प्रेसिडेंशियल लिस्ट। फिर इंदिरा साहनी जजमेंट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एम्फोसाइज किया कि गवर्नमेंट मस्ट एक्सक्लूड क्रीमी लेयर विद इन ओबीसी। मतलब ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इंदिरा साहनी जजमेंट के तौर के बाद ही आया था, ठीक है। तो इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। ये उत्तराखंड का बड़ा मूव है कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी को लागू करने के लिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दिया हुआ है। तो पहले देखेंगे यूसीसी है क्या। तो यूसीसी एक यूनिफाइड पर्सनल लॉ सिस्टम है जो सभी रिलीजन के लोगों पर इक्वली अप्लाई होता है, और पर्सनल लॉज का स्कोप में ये पर्सनल लॉ के स्कोप में ये मैटर्स आते हैं, ठीक है। और क्या क्या मैटर्स हैं वो, मैरिज हुआ, डाइवोर्स हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, एडॉप्शन हुआ, फिर मेंटेनेंस हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके पर्सनल लॉ के अंडर में आते हैं। तो ये उसके बाद फिर ये आर्टिकल 44 जैसा कि मैंने बताया था पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत में है ये। और इसमें ये कहा गया कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर सिटीजन एज यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ठीक है। फिर करंट स्टेटस का क्या है, करंटली इंडियन पर्सनल लॉ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हर रिलीजन के अपने स्पेसिफिक लॉज हैं। जैसे हिंदूज में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, और ये इसमें हिंदूज भी कवर होते हैं, सिख्स भी होते हैं, जैन्स भी होते हैं और बुद्धिस्ट भी होते हैं। फिर मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो मुस्लिम्स को गवर्न करता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 जिसमें क्रिश्चियन, पारसी और जूस इन सब पे अप्लाई होता है ये, ठीक है। गोवा में ऑलरेडी एक फॉर्म में कॉमन सिविल कोड प्रैक्टिस हो रहा है अंडर पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1967, ठीक है। अच्छा, तो ये रह गया आपका एक बैकग्राउंड ऑफ यूसीसी। इसमें प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में लेक्स लोकाई रिपोर्ट था, ठीक है। और इसमें यूनिफॉर्मिटी इन कोडिफाइंग इंडियन लॉ के बारे में बात की गई थी। इसमें ऑफेंसेस, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड, ठीक है। मुस्लिम और हिंदू पर्सन लॉज को कोडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ऑफेंसेस, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को कोडिफाई करने की बात हुई थी। फिर बी एन राव की कमिटी थी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, वो उस उन्होंने हिंदू लॉ को कोडिफाई किया जिसमें वुमेन को इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में यूसीसी के लिए स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954 हुआ। इसमें प्रोविजन ऑफ सिविल मैरिज था, ठीक है। स्पेशल मैरिजेस एक्ट में जैसे इंटर रिलीजन जो शादी होती है वो नॉर्मली स्पेशल मैरिजेस एक्ट में ही आती है, ठीक। फिर फोर मेजर इनैक्टमेंट ऑफ हिंदू लॉज, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का हुआ, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में हुआ, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में हुआ, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में हुआ। तो ये सब ऑलरेडी यूसीसी के अंतर्गत में का यूसीसी का बैकग्राउंड है ये, ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। ये भी न्यूज में काफी रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली नेशन वाइड सिविल कोर्ट्स को न्यू सूट्स रजिस्टर करने से रोका है जो प्लेस ऑफ वर्शिप की ओनरशिप को चैलेंज करते हैं या डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट के सर्विस ऑर्डर करते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से रिलेटेड है, और इस एक्ट की कुछ मेन प्रोविजंस हैं। ये एक्ट जो है डिक्लेयर करता है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था, और कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्लेस ऑफ वर्शिप को डिफरेंट डिनोमिनेशन या सेक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। स्टेट पर एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन भी इम्पोज करता है कि वो हर प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर मेंटेन करे जैसा इंडिपेंडेंस के टाइम था। और एक्ट डिक्लेयर करता है कि कन्वर्टिंग द कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड सारे सूट्स, अपील्स हुए या प्रोसीडिंग्स हुए जो 15 अगस्त 1947 को किसी कोर्ट या अथॉरिटी के सामने पेंडिंग थे, वो इमीडिएटली अबेट हो जाएंगे
जैसे ही लॉ फोर्स में आएगा, ठीक है। पर इसके लिए कुछ एग्जाम्पशंस भी थे। एग्जाम्पशंस में था अयोध्या का डिस्प्यूटेड साइट, जो अब जिसका रिजल्ट आ चुका है, 2019 में रिजल्ट आ गया था। फिर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन 1958 के अंदर कवर्ड मॉन्यूमेंट्स और साइट्स पे भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। और कोई भी डिस्प्यूट जो फाइनली सेटल्ड या डिस्पोज्ड हो ऑफ हो चुका हो, या कोई भी कन्वर्जन जो एक्ट के इम्प्लीमेंट होने से पहले से इफेक्ट हुई हो, ठीक है। तो उसके अंदर एक पेनल्टी का भी प्रोविजन है। एक्ट्स की सेक्शन 6 जो है, उसके लिए मैक्सिमम 3 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन का प्रोविजन है अगर कोई एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन करता है तो, ठीक है। तो ये हो गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसके बाद में फिर हम आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या, और उससे पहले देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जसीला शाहजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024 में डिटेंटिव यानी डिटेंटेड पर्सन का के राइट्स का हाईलाइट किए हैं, स्पेशली उनके राइट टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अच्छा, ये काफी काला कानून माना जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। किसी भी डेमोक्रेसी में जो ग्लोरियस डेमोक्रेसी रही है, जिनका डेमोक्रेटिक इतिहास अच्छा रहा है, वहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन बढ़िया नहीं माना जाता है। हाँ, यूके जो कि जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, उनके अपने खुद के देश में नहीं है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसके रिगार्डिंग ये कानून आया हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है, तो ये काफी अच्छी चीज है। तो पहले आप जानते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या। इसका मतलब है कि किसी पर्सन को बिना ट्रायल और कन्विक्शन के डिटेन करना, सिर्फ रीजनेबल एप्रीहेंशन, मतलब किसी पुलिस वाले को डाउट है या एडमिनिस्ट्रेशन को डाउट है, ठीक है, कोई अप्रीहेंशन है, तो उसी के बेसिस पे वो पब्लिक ऑर्डर के लिए कि वो डेंजरस एक्टिविटी कर सकता है, तो उसी डाउट के बेसिस पे उसको डिटेन कर लेती है, ठीक है। तो आर्टिकल 22 के अंदर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का प्रिवेंटिव डिटेंशन पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकती है, याद रखना, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22(1) और 22(2) के अंडर में अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, और ये प्रोटेक्शन जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज के अंडर अरेस्ट या डिटेन किए गए पर्सन को नहीं मिलती हैं। अच्छा, और प्रिवेंटिव डिटेंशन को परमिट करने वाले लॉज भी हैं कुछ। अ, एक सेकेंड। हाँ, जैसे कुछ लॉज वो है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हुए 1980, फिर यूएपीए 1967, फिर कंजर्वेशन ऑफ कॉफेपोसा 1974, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, फिर प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी कहते हैं, ठीक है, 1980, ठीक है। फिर ग्राउंड्स क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, या वो स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाने का कैपेबिलिटी रखता हो, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, पब्लिक ऑर्डर को के मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो सकती है उससे, ठीक है, मेंटेनेंस सप्लाईज एसेंशियल सर्विसेज में उसके वो दिक्कत कर सकता है, डिफेंस रिलेटेड कोई इशू कर सकता है, तो उस केस में उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए उसको अरेस्ट किया सकता है, ठीक है। और इसके लिए जो कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी हुई थी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए को लेकर के, ए गोपालन केस में, ठीक है, कोर्ट ने ग्रीन फ्लैग दिया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को, क्योंकि ये जो है क्योंकि इसके बारे में प्रोविजन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है आर्टिकल 25 में, ठीक है। फिर उसके बाद फिर शिपन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया था कोर्ट रूम इजंट इवन कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू रियलिटी, या फिर कोई ऐसा फैक्ट जिसको रेफरेंस बना करके डिटेनमेंट का ग्राउंड बनाया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में ने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं, हम इतनी कॉम्पिटेंट, हम इसके लिए रिगार्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन को कि फैक्ट को उसके ग्राउंड्स को इंक्वायर करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के, वो एक ये है आर्टिकल 22(1), ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आर्टिकल 22(2) प्रेजेंटेशन ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कभी भी आपको अगर मान लो अरेस्ट होता है किसी का भी, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है 24 घंटे के अंदर अंदर में। और और डिटेंशन उसके अगर अगर उसके इतर मतलब उससे ज्यादा देर तक डिटेंशन रखनी है, तो मजिस्ट्रेट का अप्रूवल होना जरूरी है, वो नहीं तो फिर 24 आवर्स के अंदर अगर आपको
नहीं करना है तो वहीं से आपको बेल मिल जाती है। फिर 22 फोर डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ्स को एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है। फिर आर्टिकल 22(5) में इसमें अर्ली नोटिफिकेशन फॉर ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट डिटेंशन ऑर्डर ये दिया हुआ है। ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के। तो ये हो गया आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के चीजें। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के बाद आते हैं पर्सनैलिटी राइट्स पे। इसमें क्या है, इसमें देखो पर्सनैलिटी राइट्स के रिगार्डिंग रिसेंट न्यूज अपडेट ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरिम ऑर्डर पास किया है। और इस ऑर्डर में कोर्ट ने वेरियस एंटिटीज जैसे ई कॉमर्स स्टोर्स हुए, एआई चैटबॉट्स हुए वगैरह को रेस्ट्रिक्ट किया है कि वो एक फेमस एक्टर के नेम, इमेज, वॉइस या लाइकनेस को उसी कंसेंट के बिना यूज ना करें। ठीक है। और ये केस बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस एरा में सेलिब्रिटीज और ऑर्डिनरी सिटीजन्स दोनों की पर्सनैलिटी को मिसयूज करना बहुत आसान हो गया, बहुत आम भी हो गया है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी एक कंसर्न बना हुआ है। पर्सनैलिटी राइट्स होते क्या हैं? तो समझते हैं कि एग्जैक्टली पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं। पर्सनैलिटी राइट्स रेफर करते हैं एक पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनका नाम हुआ, वॉइस हुआ, सिग्नेचर हुआ, इमेजेस या कोई भी ऐसा फीचर जो इजली उनकी पर्सनैलिटी का मार्कर बन करके उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका इस्तेमाल किया सकता है। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये आपकी पर्सनैलिटी आइडेंटिटी का प्रोटेक्शन है। अगर कोई कंपनी, ब्रांड या कोई भी एंटिटी आपकी फोटो, वॉइस या नेम को विदाउट परमिशन यूज करे या प्रॉफिट कमाती है तो आपके पर्सनैलिटी राइट्स का वायलेशन होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में पर्सनैलिटी राइट्स एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, लेकिन कोर्ट्स ने इनको राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर कंसिडर किया है। यानी ये एक इम्प्लाइड राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट से डिराइव किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद में कंपोनेंट्स हैं पर्सनैलिटी राइट्स के, राइट टू पब्लिसिटी और राइट टू प्राइवेसी, दो कंपोनेंट है। राइट टू पब्लिसिटी में कि अपनी इमेज और लाइकलीनेस को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। ठीक है। जिसमें इसमें ये ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंतर्गत में 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, ये सब सारे डिराइव्ड राइट्स हैं। ठीक है। डायरेक्ट फंडामेंटल राइट से ये डिराइव किए गए हैं, इम्प्लाइड राइट्स हैं। ठीक। फिर राइट टू प्राइवेसी हुई। फिर इसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन आता है। इसमें आर्टिकल 21 के बारे में, आर्टिकल 21 इसके प्रोविजन में इसके प्रोविजंस हैं। फिर जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी केस में भी इसके बारे में बात हुई है। ठीक है। फिर पोस्ट थॉमस पर्सनैलिटी राइट्स, यानी किसी की डेथ के बाद उसकी पर्सनैलिटी राइट्स क्या होगी। तो ये एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि पोस्ट थॉमस पर्सनैलिटी राइट्स यानी डेथ के बाद पर्सनैलिटी राइट्स का प्रोटेक्शन इस इंडिया में कैसे होगा। तो इंडिया में पेनल कोड के अंदर डिफेमेशन सूट फाइल किया सकता है इफ किसी डिसीज पर्सन की रेपुटेशन या उनके फैमिली की रेपुटेशन को डेरोगेटरी रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 में कुछ प्रोमिनेंट डिग्निटरीज के नेम्स और सिंबल्स को अनऑथराइज्ड यूज या प्रोटेक्ट करता है जो इसके शेड्यूल में लिस्टेड है। वन सेकेंड। अच्छा, ये ये प्रोविजंस जो हैं स्पेशली इम्पोर्टेंट हैं हमारे कल्चर में क्योंकि भारत में हिस्टोरिकल और फेमस पर्सनालिटीज की लेगेसी को रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है इसको लेकर के। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो कोई एक्सप्लिसिट इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटी नहीं है जो स्पेसिफिकली पब्लिसिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता हो, लेकिन कुछ कन्वेंशंस हैं जिस से सर्टेन पब्लिसिटी राइट्स डिराइव किए सकते हैं। जैसे रोम कन्वेंशन हुआ 1961 का, इसमें ये परफॉर्मेंस राइट, फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स राइट और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। इसके बाद फिर आता है ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994 का, ये सर्टेन राइट सिक्योर करता है फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स, लाइव परफॉर्मर्स और ब्रॉडकास्टर्स के लिए। ठीक है। फिर वीपो हुआ, वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी, ये परफॉर्मर्स और फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है पर्टिकुलरली डिजिटल एनवायरनमेंट में। ठीक है। डिजिटल जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी हैं इंडिया में इन कंटेक्स्ट टू पर्सनैलिटी राइट्स। एक अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स 2011 का दिल्ली हाईकोर्ट का है। ठीक है। पॉपुलैरिटी या फेम ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी नो डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेट देन इन रियलिटी, मतलब इंटरनेट पे जो है वही रियलिटी में भी रहे, सॉरी जो रियलिटी में है वही इंटरनेट पे भी रहे।
ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। फिर दीपा जय कुमार वर्सेस एल विजय 2009 मद्रास हाई कोर्ट, पर्सनैलिटी पब्लिसिटी एंड प्राइवेसी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय पर्सन्स लीगल हेयर आफ्टर हिज और हर डेथ, मतलब कि किसी के मरने के बाद, ठीक है, तो उसका अगर कोई लीगल हेयर है तो उसके पास वो पर्सनैलिटी राइट्स ऑटोमेटिक नहीं आ जाती हैं। तो इसके बाद फिर हम आते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज वाले सेक्शन पे, एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है। एक, हाँ, एनिमी प्रॉपर्टी पे आते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में था कि उत्तर प्रदेश में एक एनिमी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के एंसेस्टर्स की थी, उसको सेल करने के लिए डायरेक्ट किया गया है। तो इसलिए इसको पढ़ेंगे हम। एनिमी प्रॉपर्टी है क्या? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग एनिमी डिफाइन किया गया है एज अ कंट्री और उसके सिटीजन्स जिसने इंडिया के अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन किया हो, यानी पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान हुआ, चाइना हो गया, ठीक है। एनिमी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो एनिमी की थी या एनिमी के बिहाफ पर मैनेज की जाती थी। ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वॉर 2 और इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद डेवलप हुआ है, ठीक है। 2017 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया जिसमें एनिमी की डेफिनेशन को एक्सपेंड करके इंक्लूड किया गया है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? लीगल हेयर हो या सक्सेसर ऑफ एनिमी, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या ना हो, या ऐसे कंट्री का सिटीजन हो जो एनिमी जिसने अपनी नेशनलिटी चेंज कर ली हो, ठीक है। फिर फिर 1968 का एक्ट जो है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर को एम्पावर करता है एनिमी प्रॉपर्टीज के प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट, कंट्रोल और सेलिंग के लिए, ठीक है। इसको मैनेजमेंट कौन करता है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये टॉपिक जो है हिस्टोरिकली सेंसिटिव है क्योंकि इसमें पार्टीशन के फैमिलीज की प्रॉपर्टीज और इश्यूज इन्वॉल्व हैं और कई केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसके बारे में बस इतना ही जानो, एनिमी प्रॉपर्टी मैनेज कौन करता है, किस एक्ट के थ्रू मैनेज होती है, ठीक है। बस इतना काफी है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, राइट टू बी फॉरगॉटन। ये क्यों न्यूज में है? तो देखो, ये सुप्रीम कोर्ट ने अब राइट टू बी फॉरगॉटन के इशू को एग्जामिन करेगा जो डिजिटल प्राइवेसी से कंसर्न है, रिलेटेड है। और ये मॉडर्न डिजिटल एरा में एक एक्सट्रीमली रेलिवेंट टॉपिक भी है, राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है। राइट टू बी फॉरगॉटन जिसे राइट टू इरेश्योर भी कहा जाता है, और इंडिविजुअल राइट्स से डील करता है ये। और ये इंडिविजुअल्स कंट्रोल देता है कि ऑर्गेनाइजेशंस उनके पर्सनल डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन का ओरिजिन जो है राइट टू बी ऑब्लिवियन से डिराइव हुआ है, जो फ्रेंच जूरिस्प्रूडेंस से आया हुआ है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है नोटिस करना कि राइट टू बी फॉरगॉटन, आरटीबीएफ आपसे बोलूंगा मैं इसे, ठीक है। आरटीबीएफ एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसका बैलेंस जो है पब्लिक इंटरेस्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ करना जरूरी है। इंडिया में जो है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस 2017 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आरटीपीएफ को राइट टू लाइफ का पार्ट रिकॉग्नाइज किया था। आर्टिकल 21 के अंतर्गत में राइट टू लाइफ आता है, ठीक है। ये लैंडमार्क जजमेंट था जो प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करता है। और इंटरेस्टिंगली, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 स्पेसिफिकली राइट टू फॉरगॉटन को मेंशन नहीं करता, जो कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी मानी जा सकती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए अगर देखें तो यूरोप के जनरल डेटा एंड प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर, काफी न्यूज में सुनते होंगे आप, उसको एक्सप्लिसिटली राइट टू फॉरगॉटन को कवर करता है, जिसे आर्टिकल 17 में राइट टू इरेश्योर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आरटीबीएफ के कुछ चैलेंजेस अगर देख लें तो, लेकिन चैलेंजेस छोड़ दो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो बताने का मतलब नहीं है। इनर लाइन परमिट देखते हैं हम। इनर लाइन परमिट ये न्यूज में क्यों है? देखो, नागालैंड के स्टेट गवर्नमेंट ने चोमुकेडिमा और न्यूलैंड और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट्स में आईएलपी के इम्प्लीमेंटेशन को अप्रूव किया है। और ये मूव जो है नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल कल्चर और लोकल डेमोग्राफिक्स के प्रोटेक्शन के लिए सिग्निफिकेंट है। इनर लाइन परमिट सिस्टम है क्या? आईएलपी जो है एक ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है, जिससे इंडियन सिटीजन्स प्रोटेक्टेड एरियाज में लिमिटेड पीरियड के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। ये सिस्टम जो है इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए होती है। और आईएलपीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ट्राइबल कल्चर्स को प्रोटेक्ट करना। और इसका जेनेसिस बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 से हुआ है, जो कि ब्रिटिश एरा का है, ठीक है।
और आईएलपीज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। टूरिस्ट के लिए अलग होता है, लॉन्ग टर्म स्टे और लॉन्ग टर्म स्टे ऑफन एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए वो अलग होता है। ठीक है, करंटली आईएलपी स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है और मणिपुर है। 4 स्टेट्स आईएलपी हैं, ये आपको याद रखना है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एनआरआईज यानी इंडियंस जो 180 दिन से ज्यादा अब्रॉड रह रहे हैं, या पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर्स या ओसीआई होल्डर्स आईएलपी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। उनको रेगुलर प्रोटेक्टेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने के लिए परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, फिर आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट क्या होती है। आईएलपी के कॉन्सेप्ट के साथ क्लोजली रिलेटेड है ये पीएपी और रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट आरएपी का कॉन्सेप्ट। फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 के अंडर में सारे एरियाज जो इनर लाइन और इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में है, उनको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और करंटली प्रोटेक्टेड एरियाज इन स्टेट्स, जिन स्टेट्स में लोकेटेड हैं, वो एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर कुछ पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर सिक्किम के कुछ एरियाज हैं जो पार्टली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं। ठीक है, फॉरेनर्स रिस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑर्डर 1963 के अंदर में रिस्ट्रिक्टेड एरियाज इंक्लूड करते हैं अंडमान निकोबार के आइलैंड्स भी, मतलब पूरा एंटायर यूनियन टेरिटरी उसका, फिर सिक्किम के कुछ पार्ट हैं स्टेट के। ठीक है, नॉर्मली कोई फॉरेनर रेस्ट्रिक्टेड या प्रोटेक्टेड एरिया विजिट नहीं कर सकता है अनलेस गवर्नमेंट सेटिस्फाइड ना हो कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजंस हैं जैसे विजिट जस्टिफाई करने के लिए। और हर फॉरेनर जो है एक्सेप्ट भूटान के सिटीजन को स्पेशल परमिट ऑब्टेन करना होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वहां जाने के लिए। तो यहाँ पे इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं, यहाँ पे ये पोर्शन भी खत्म होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।